गठबंधन, मोहब्बत का अटूट बंधन। एपिसोड 8। रात के वक्त दिल्ली में सोहम घर आ गया था और वो अंदर से अपने कमरे में जाने ही लगा था कि तभी उसे हॉल में बैठी मीरा जी की आवाज आई, अरे अधी बेटा, वहाँ जाकर तो भूल गई मुझे, एक फोन तक नहीं किया। और अद्विका का नाम सुनकर उसके ऊपर की ओर बढ़ते कदम रुक गए। तभी दूसरी तरफ से अधिका की मीठी सी आवाज आई, अरे नहीं माँ, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। वह बस यहाँ पर आने के बाद सब चीजें एडजस्ट करने में, जॉब ढूंढने में 2 दिन का वक्त लग गया और अब अपने ही कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब कर रही हूँ। आपको पता है माँ क्या हुआ है आज? कहते हुए अधिका चाहक कर उन्हें अपने पूरे दिन के बारे में बताने लगी। स्पीकर पर फोन होने के कारण सोहम भी आराम से उसकी बातें सुन सकता था और अद्विका की बातें सुनकर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट खेल गई थी। तभी मीरा जी हंसते हुए बोली, हे भगवान, उस बेचारे लड़के को नहीं पता था तुम उसकी टीचर हो और वह तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा था। वाह, वैसे उसकी भी गलती नहीं है, आखिर मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। कौन विश्वास करेगा कि वह प्रोफेसर है। मुझे आज भी याद है जब भाई साहब के कहने पर मैंने तुम्हारी तस्वीर पहली बार देखी थी। कान्हा जी की सौगंध उसी दिन तुम सींचे आँखों से दिल में उतर आई थी। तुम्हारी सादगी ही तो तुम्हारी सुंदरता को दिखाती है। इस पर अद्विका बोली, माँ, उसकी आँखों में पश्चाताप तो नजर आया। उम्मीद है वो आगे किसी लड़की को तंग नहीं करेगा। फिर उनकी आगे वाली बात सुनकर बोली, आपको ही शायद ऐसा लगता है और किसी को तो उन्हीं किसी ने मुझसे तो कहा नहीं। तो मीरा जी बोली, अरे पागल और अंधे है बाकी लोग, उनको छोड़ो ना और बताओ क्या कर रही हो अभी? इस पर अधिका ने जवाब देते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं माँ, बस रात के खाने की तैयारी कर रही थी। आप बताएं? मीरा जी ने उदास स्वर में कहा, मैं तो क्या ही कहूँ बेटा, 2 दिन हुए नहीं है तुझे गए को। यूँ लगता है कि सारे घर की रौनक चली गई और हर रोज सुबह शाम की संध्या आरती और सुबह की आरती दोनों तो तू करती थी। तेरी मधुर आवाज से पूरा घर गूंज उठता था, लेकिन अब मैं कर रही हूँ पिछले 2 दिनों से, पर फिर भी मुझे वह सुकून नहीं मिल रहा जो तेरी आवाज से मिलता था। ये सुनकर अद्विका भी उदास सी मायूस आवाज मैम बोली, माँ। तो मीरा जी बीच में ही बोल पड़ी, जानती हो तुझे नहीं बुलाऊंगी वापस, और यह भी जानती हूँ कि मेरा नालायक बेटा कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, तो मैं तुझे वापस इस नरक में नहीं खींचना चाहती जहाँ तू रोज दुखी होकर आंसू बहाए। आगे बढ़ मेरी बच्ची और यह बता, तूने पहले की तरह बावी चीजें जैसे सिंगिंग और डांसिंग शुरू की या नहीं? कहते हुए उन्होंने बात बदल दी। तो अद्विका भी बोली कि ना माँ, आज 3 सालों के बाद पहली बार अपने घुंघरुओं को हाथ लगाया, उनके साथ डांस किया। कितनी खुशी, कितना सुकून मिला है, मैं आपको बता नहीं सकती। और आगे बताते हुए बोली, मुझे देखकर आसपास के बच्चे डांस सीखना चाहते हैं, इसलिए कल से डांस क्लासेस भी शुरू कर रही हूँ। और फिर बोली, अच्छा माँ, मैं रखती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है, कल बात करती हूँ आपसे, अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट। कहते हुए उसने फोन रख दिया और मीरा जी भी बस मुस्कुरा कर वहाँ से उठकर किचन की ओर चली गई। ये कहना मुश्किल था कि उन्होंने सोहम को नहीं देखा था या जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी, पर उसके बाद सोहम भी वहाँ से अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके कानों में अब तक अधिका की आवाज गूंज रही थी, उसका चाहक कर बातें करना और मीरा जी को सब कुछ बताना। और यह आज पहली बार था जब उसे पता चला कि घर की सुबह और शाम की आरती अधिका करती थी। तभी उसने अपने आप में कुछ सोचकर जय को फोन लगाया, और जैसे ही जय ने फोन उठाया
तभी वह बोल पड़ा, इस घर में उसकी वजह से क्या क्या बदला इन 3 सालों में, मुझे सब जानना है। और जहाँ तक मुझे पता है हमेशा घर की आरती माँ करती थी, वह कब से करने लग गई। और वह कह रहा था कि जय ने उसे रोकते हुए कहा, क्या करेगा जानकर, नहीं है ना अधिका भाभी अब तेरी जिंदगी में, तो क्यों तू उनकी जिंदगी जानना चाहता है? जब थी तब तो भी दिलचस्पी नहीं ली तूने, तो अब क्या ये जानने वगैरह का दिखावा चल रहा है तेरा? इस पर सोहम इरिटेट होते हुए बोला, जय प्लीज, मैं किसी भी लड़ाई के या बहस के मूड में नहीं हूँ। जो पूछा गया है उसका जवाब दे, अगर तेरे पास कुछ है तो बता, वरना मैं फोन रख रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर इधर जय, जो अपनी वाइफ शुभांगी के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था, वह खुद के मन में बोला, चलो इसी बहाने तुझे भाभी में इंटरेस्ट तो आया, अब शायद उनके लिए फीलिंग्स भी आ जाए। और यह सोचते हुए सोहम से बोला, मेरे पास वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है, मैं तुझे अभी तेरे फोन पर सेंड कर रहा हूँ, शायद उससे तेरी कोई हेल्प हो जाए, देख लेना। कहते हुए फोन रख देता है और बनारस में अधिका की आरती करते हुए जो वीडियो उसने बनाई थी उसे सोहम को सेंड कर देता है। जैसे ही वीडियो उसके पास आता है, सोहम उस वीडियो को देखने लगता है। उसमें अधिका पीछे की तरफ से दिख रही थी अपनी पीच कलर की साड़ी में, और उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जिसे सुन वह भी खो गया था और अपने मन में कहने लगा, आखिर क्या है ये लड़की, समझ ही नहीं आ रहा, इतने साल साथ रहने के बाद भी मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 दिन में इसने मुझे खुद के वजूद से हिला दिया, कुछ तो है इसमें। कहते हुए उसे वीडियो को देखने लगा, तभी उसमें वह पलाया जब अधिका मुड़कर जय को एक मुस्कुराहट के साथ आरती देने आए। उस वक्त उसके चेहरे को देखकर सोहम तो मानो सब भूल ही गया था। ये पहली बार था कि उसने इतने ध्यान से और इतने करीब से अद्विका के चेहरे को देखा था और उसे बोलत हुए सुना था। उसने उसी पल वीडियो को पॉज किया और अधिका के चेहरे को फोन पर छूकर देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो नीचे अद्विका की आवाज सुनकर आई थी। फिर कुछ सोचकर उसने अपने फोन को बंद किया और जाकर फ्रेश होकर नीचे आ गया। पिछले दिन की तरह बिना ज्यादा बात किए उसने और मीरा जी ने खाना खाया और दोनों अपने अपने कमरे में लौट गए। अगले दिन सुबह के वक्त बनारस में रोज की तरह अधिका ने अपने सारे काम निपटाए और रिक्शे मैन कॉलेज के लिए निकल गई। पर आज गेट पर आतिश सर झुकाए खड़ा था। ये देखकर अद्विका उसके पास आते हुए उसकी फिरकी लेकर बोली, क्या हुआ आज? नाम नहीं पूछना। इस पर आतिश अपना सर झुकाए हुए वैसे ही बोला, हम रात भर आपकी बातों को सोचते रहे, नींद नहीं आई और कहीं ना कहीं समझ भी आया कि हम किसी के साथ जो मजाक करते हैं वह उसके लिए कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। सच्ची बहुत गिल्ट हो रहा है हमें। हम आपसे दिल से माफी मांगना चाहते हैं मैम, प्लीज माफ कर दे। कहते हुए वह अधिका के आगे हाथ जोड़ लेता है। ये देख अधिका हल्का सा मुस्कुरा कर उससे कहती है, पछतावा तो तुम्हारी नजरों में कल ही दिख गया था, पर आज सबके सामने अपनी गलती मान कर तुमने उसे सुधार भी लिया है। अब बस आगे से ध्यान रखना, ऐसा भी ना करना, ठीक है? जाऊं, माफ किया तुम्हें। कहते हुए वहाँ से आगे बढ़कर जाने लगी। तभी आतिश बोला, लेकिन मैम एक बात तो है, आप है बहुत सुंदर, यकीन ही नहीं होता कि आप प्रोफेसर हैं हमारी। यह सुनकर अद्विका ने उसे एक इंचर घूरा और बोली, अच्छा बेटा। फिर झट से उसके कान को खींच लिया और बोली, अब हुआ है कि नहीं, और अच्छे से यकीन दिलाएं। तो आतिश अपने कान को छुड़वाते हुए बोला, सॉरी मैम, वेरी सॉरी, यकीन हो गया बहुत
अच्छे से कान छोड़िए, बहुत दुख रहा है। इस पर अधिका ने उसके कान को छोड़ दिया। फिर दोनों ही मुस्कुरा उठे। तभी अधिका ने थोड़ा सीरियस होकर उससे कहा, जिंदगी में मजाक मस्ती अपनी जगह होती है और किसी का दिल दुखाना अपनी जगह। मेरे लिए तुम्हारे लिए जो छोटी सी बात हो सकती है वह किसी के लिए बहुत दुखदायी भी हो सकती है। इसलिए हर कदम उठाने से पहले सोचना जरूर। ये नहीं कहती कि दूसरों का सोचते सोचते खुद को भूल जाओ, वो बहुत गलत है। लेकिन खुद का सोचो तो दूसरों को भी याद रखो। दूसरों को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम दुख देने का भी हक नहीं है तुम्हें, समझे? इसे सुन आतिश भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी मैम समझ गए, और वादा है आपसे अब हमेशा कोशिश करेंगे कि किसी को दुख ना पहुंचाएं। फिर अद्विका भी वहां से कहते हुए चली गई। गुड, अब जाऊं, क्लास का टाइम हो रहा है, क्लास में मिलते हैं। इसके बाद उसने कॉलेज में 2 क्लास ली और फिर वापस घर की ओर प्रस्थान कर गई। घर आते ही उसने आंगन को बच्चों को सिखाने के लिए तैयार किया। फिर घर के बाकी सारे काम निपटा कर और खुद भी चेंज करके आ गई। तब तक बच्चों के आने का वक्त भी हो चला था। एक एक करके कई सारी बच्चियां उसके पास आई और उसके पैर छूने लगी। ये देखकर वो उन्हें रोकते हुए बोली, अरे यह क्या कर रहे हो आप लोग? तो एक बच्ची बोली, दीदी मम्मी ने बोला है आपके पैर छूने को, क्योंकि आप गुरु हो हमारे और गुरु भगवान के जैसे होते हैं। जिसे सुन अधिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मानते हैं, लेकिन मेरे बाबा भी कहते थे कि बेटी आम भगवान का रूप होती है, साक्षात देवी मैया का, इसीलिए वह पैर नहीं छूटती। तो हमें पैर छूकर पाप का भागीदार ना बनाओ, और चलो शुरू करते हैं। कहते हुए उसने उन्हें कुछ बेसिक सिखाना शुरू किया। लगभग 1 घंटे तक सिखाने के बाद उसने देखा कि बच्चे काफी थक गए हैं, तो वह बोली, ठीक है, आज के लिए इतना बस है, अब आप लोग बैठे हैं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हम। ये कहते हुए वह घर के अंदर जाती है और वहाँ से बच्चों के लिए जूस और खाने पीने के लिए कुछ लेकर आती है, जिसे देख बच्चे खुशी से उसके इर्द गिर्द घूमते हुए उसे घेर लेते हैं और फिर उसके साथ बैठकर खाने लगते हैं। वह भी खुशी खुशी उनका साथ दे रही होती है। यूं ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं, जहां एक तरफ अद्विका अपनी जिंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश में लगी थी और काफी हद तक उसने खुद को समझा भी लिया था और नई राह पर आगे भी बढ़ गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोहम को बहुत दिक्कत आ रही थी। भले ही ये वह सबके सामने नहीं दिखाना चाहता था, न ही खुद मानना चाहता था, पर कहीं ना कहीं ये चीज उसे और उसके काम दोनों को अफेक्ट कर रही थी। यूं ही संडे का दिन आया, जब सोहम को अपने घर से ही कोई मीटिंग थी। वह अपने स्टडी रूम में था और पूरे स्टडी रूम को बिखरा कर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी मीरा जी पीछे से अंदर आते हुए बोली, ये क्या हाल बना रखा है स्टडी रूम का, क्या ढूंढ रहा है तू इस पर? सोहम उसी तरह ढूंढते हुए बोला, माँ मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग की फाइल थी जो अभी थोड़ी देर में है, वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, गॉड नोस किसने कहाँ रख दी। पिछले महीने ही मैंने तैयार की थी पूरी प्रेजेंटेशन, यहीं बैठकर। ये कहते हुए भी उसे बहुत खीज हो रही थी और वह खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, किसने छेड़ा ये रूम? मैंने मना किया है इसमें हाथ लगाने से लोगों को, और फाइल नहीं मिल गई तो मीटिंग कैसे होगी? ये कहते हुए अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है। तभी मीरा जी अपना फोन निकालकर किसी को फोन लगाती हैं और उधर से फोन उठते ही अद्विका की आवाज आती है, जो कहती हैं, जी माँ कहिए, कैसी हैं आप, कैसे याद किया अभी? जिसे सुनकर सोहम एक पल को मीरा जी को देखने लगता है। इस पर मीरा जी कहती हैं,
मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता हो तब पिछले महीने सोहम अपने स्टडी रूम में कोई फाइल तैयार कर रहा था, उसे वो मिल नहीं रही, तुम्हें पता है क्या? कहाँ होंगी वह? ये सुनकर अधिका अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहती है, शायद माँ वह फाइल उन्होंने अपनी स्टडी टेबल के लेफ्ट वाले ड्रॉर में रखा था। उस वक्त में उन्हें चाय देने आई थी, मुझे ऐसा याद रहा है। उन्हें बोले एक बार वहाँ चेक कर ले। ये सुनकर मीरा जी अद्विका से बोली, ठीक है बेटा, मैं उसे बता दूंगी, तुम अपना ध्यान रखो, शाम को तुमसे बात करती हूँ। कहते हुए फोन रख देती हैं और फिर सोहम से कहती हैं, जा देख ड्रॉर में, क्या पता वही हो। ये सुनते ही सोहम अपने मन में कहता है, पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, तब तो मिली नहीं, अब क्या ही मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा, माँ ने जो कहा है। और यह कहते हुए वह उस ड्रॉर में देखता है तो देखकर चौंक जाता है कि उसकी वह फाइल वही है, और फिर उसी हैरानी भरी अवस्था में अपनी माँ की तरफ देखता है। तो मीरा जी मुस्कुराकर कहती हैं, हमेशा समझने के लिए और किसी के बारे में जानने के लिए बात करनी जरूरी नहीं होती। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम बिना बात किए भी सब जान जाते हो। प्रॉब्लम तब आती है जब तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारे एफर्ट्स का सामने वाला रिप्लाई ना करे या उन्हें इग्नोर करे। वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उम्मीद है अब भी तुम्हारे पल्ले कुछ तो पड़ा होगा और अब उसकी अहमियत, उसके किरदार का एहसास हुआ होगा तुम्हें। कहते हुए वहाँ से चली जाती हैं। वही सोहम बस शांत सा कभी उस फाइल को तो कभी जाती हुई मीरा जी को एक नजर देखता और फिर अपनी मीटिंग के लिए खुद को प्रिपेयर करने लगा। कुछ वक्त बाद उसकी मीटिंग हुई और वह सीधे वहाँ से उठकर अपने कमरे में आया। वहाँ आकर सामने दीवार पर टंगी अधिका और अपनी की फोटो देखकर बोला, मुबारक हो, आखिर एहसास दिला ही दिया कि आई लॉस्ट टू यू, हार गया मैं, मानता हूँ जरूरत है तुम्हारी, इसीलिए मिलूंगा भी तुमसे, सो बी रेडी मिसेज अद्विका। सोहम श्रीवास्तव आ रहा है। सोहम श्रीवास्तव, ये कहते हुए उसने अपना फोन निकला और विक्रम को फोन करते हुए बोला, जितनी जल्दी हो सके बनारस निकलने की तैयारी शुरू करो, कल मैं बनारस जा रहा हूँ, तो वहाँ सिक्योरिटी का और बाकी चीजों का सारा इंतजाम देख लेना। कहते हुए फोन रख कर वापस अद्विका की तस्वीर को देखकर खुद में बोला, तुम्हारे बिना जिंदगी उलझ गई है मेरी, और इस उलझी जिंदगी में मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो तुम्हें वापस आना होगा। और यह सब सोचते हुए अपने कबर्ड की तरफ बढ़ा और वहाँ से अपने जाने की पैकिंग के लिए कपड़े निकालने लगा। तभी उसकी नजर अद्विका की उस डायरी पर पड़ी, तो कुछ सोचकर उसने उसे भी अपने साथ बैग में रख लिया।